नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन के बारे में देखेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा एक पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत। इसमें आज हम अध्याय 11 को देखेंगे जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इससे पहले की वीडियोस में हम अध्याय 10 तो देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए इस चैप्टर से संबंधित हम प्रश्न एवं उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न पहला नंबर है, पेज संख्या 112 में यह प्रश्न देखने को मिलेगा आपको कि यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है। राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। तो जो ये वर्णन है, यह वर्णन जो है, राजा इसमें युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। वो एक दूसरे के समक्ष आमने सामने आकर युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ते थे। जो राजा होते थे वे युद्ध में लड़ने के लिए गदा, तलवार, भाला, तीर आदि का प्रयोग करते थे ये लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था। इनका व्यवहार जो था आर्यावर्त और दक्षिणापथ के राज्य के साथ किस तरीके का था। तो हम इसके उत्तर में देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। यह आर्यावर्त के शासक को समुद्रगुप्त ने हराया और जो उनके राज्य थे उस राज्य को क्या किया समुद्रगुप्त ने, इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। क्योंकि दक्षिणापथ के शासकों ने हार जाने के बाद समुद्रगुप्त के सामने खुद को समर्पण कर दिया था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इस अंतर का मुख्य कारण यह था कि समुद्रगुप्त जो थे आर्यावर्त के शासकों पर नियंत्रण रख सकता था क्योंकि वो उनकी राजधानी के नजदीक थे, जबकि दक्षिणापथ शासकों पर उत्तर भारत में बैठकर नियंत्रण रखना कठिन था क्योंकि वे उसकी राजधानी से दूर थे। इसलिए समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो थे वो आर्यावर्त और दक्षिणापथ दोनों को हराकर जीत लिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्यावर्त को इन्होंने हराया, शासकों को हराया, जबकि दक्षिणापथ के शासक ने क्या किया कि खुद को समर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त के सामने। लेकिन इनके लिए आर्यावर्त पर शासन करना काफ़ी आसान था समुद्रगुप्त के लिए क्योंकि वे उनकी राजधानी के नज़दीक थे, जबकि दक्षिणापथ के लिए इनका शासन करना समुद्रगुप्त के लिए काफ़ी कठिन था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि समुद्रगुप्त ने उनको फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी, यानी कि दक्षिणापथ के शासकों को फिर से शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि दक्षिणापथ शासकों पर उत्तर भारत में बैठकर इनका नियंत्रण रखना बहुत ही कठिन था। अगला प्रश्न है, इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर राजा, फिर राजा के बाद सबसे बड़ा पद हो जाता है महाराजा का, फिर उससे बड़ा पद जो होता है महाराज यानी अधिराज का। प्रश्न 4 है, मानचित्र 8 पेज संख्या 136 में देखने को मिलेगा। सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से उन्हें गुजरना पड़ा होगा। पेज संख्या 115 में यह प्रश्न है, जबकि मानचित्र आपको पेज संख्या 136 में मिल जाएगा। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि हर्षवर्धन को बंगाल जाने के लिए आज के उत्तर प्रदेश, बिहार तथा झारखंड राज्यों से गुजरना पड़ा होगा, जबकि नर्मदा तक जाने के लिए इनको उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य से गुजरना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। पेज संख्या 116 में है। तो चोल, चेर, पांड्य तथा सातवाहन शासक जो थे वो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। प्रश्न है 117 पेज नंबर में देखने को मिलेगा आपको।
सोच कर बताओ कि अफसर का पद अनुवांशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। अनुवांशिक में हम क्या देखते हैं कि जैसे अगर राजा है तो उसका बेटा भी जो होता है राजा बनता है, फिर उसके बेटे जो पैदा होते हैं वो भी राजा ही बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसमें लाभ यह है कि पिता के कई वर्षों का अनुभव जो है वो पुत्र को देखते देखते प्राप्त हो जाता है। पुत्र भी पिता के संरक्षण रहते हुए काम को अच्छी प्रकार से सीख लेता है, क्योंकि वो अपने पिताजी को जो करते हुए देखता है उस चीज़ों से क्या होता है कि उनका बेटा जो है काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लेता है और काफ़ी उस बच्चे को अनुभव भी प्राप्त हो जाता है। यदि पिता ईमानदार अफसर होता है तो वह वही संस्कार अपने पुत्र को भी देने का प्रयास करता है। एक पिता अगर ईमानदार हो तो वो क्या चाहता है कि उनके बच्चे भी ईमानदार बने आगे जाकर, और पुत्र अपने पिता की गरिमा को बनाए रखने का प्रयास करता है। हानि यह देखने को मिलेगा कि किसी साधारण व्यक्ति को यहाँ पर अफसर बनने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अनुवांशिक में हम क्या देखेंगे कि उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसके बेटा, यानी कि यही पद दर पद बना रहता है। इस प्रकार व्यक्ति योग होते हुए भी अफसर नहीं बन पाता और संभव था कि एक अयोग्य व्यक्ति अफसर बन जाता। इस प्रकार पद का क्या होता कि दुरुपयोग होता, जिसको पद मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाता, और जो अयोग्य व्यक्ति, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि एक ईमानदार व्यक्ति का बेटा ईमानदार ही बने, वो अलग संस्कार भी ले सकता है। वो ईमानदार ना बनकर चोर डकैत, या जैसे हम देख सकते हैं कि वो गलत कार्यों में भी लिप्त रह सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि योग्य व्यक्ति को अनुवांशिक यहाँ पर जो पद है योग्य व्यक्ति को ही वह पद प्राप्त होता। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं, अयोग्य व्यक्ति को भी वो पद मिल सकता था। तो यहाँ पर हानि में यह देखेंगे कि साधारण व्यक्ति को यहाँ पर अफसर बनने का मौका नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो क्या इसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? इसके उत्तर में हम देखेंगे कि हाँ, आज भी गरीब आदमी के साथ पुलिस इसी तरह का व्यवहार करती है। अगला प्रश्न है, पेज संख्या 118 में आप देखेंगे, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। तो आप अध्याय 7 और 8 को देख लेंगे। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे कि जो प्राकृत में उपदेश दिए थे वो थे महावीर जी, और जो अभिलेख लिखवाए थे वो थे अशोक। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पेज संख्या 119 में आपको मिलेगा देखने को कि सेना के साथ ले जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाए। तो सेना के साथ ले जाए जाने वाली सूची जो है वो है हथियार, बर्तन, खाने पीने का सामान और नगाड़े। अगला प्रश्न है, पेज संख्या आपको 119 में ये प्रश्न मिलेगा, ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे? तो ग्रामवासी, गांव के जो वासी थे, वो राजा के लिए दही, गुड़, फूल का उपहार लाते थे और कई अन्य सारे उपहार भी लाते थे। वे जानवरों को चारा भी देते थे। ये पेज संख्या 120 में मिलेगा, आप पढ़ेंगे। मानचित्र 6 को देखेंगे, जो कि मानचित्र पेज संख्या 84 से 85 में है। इसमें अरब ढूंढने को बोला गया है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँट पर आश्रित थे, जो जानवर ऊँट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सबसे ऊंचा माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए
भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्ची स्त्री और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो कि आज के पाकिस्तान कहा जाता है इसे, को जीत लिया था। तो इससे प्रश्न जो पूछा गया उसको देखेंगे कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अरब व्यापारी तथा नाविक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत कब और किसने की थी। तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म अपने शुरुआत के 100 सालों में किन किन देशों में फैल गया था। तो यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआत के 100 सालों में उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया था। ये प्रश्न है जो कि आप खुद करेंगे। उन रास्तों को ढूंढो जिनसे, मानचित्र देखेंगे आप और मानचित्र 6 में देखेंगे, और यहाँ पर बोला गया उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही इस महाद्वीप में आए होंगे। कल्पना करने को बोला गया है, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली है। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि मेरे माता पिता राजा और उसकी सेना के स्वागत के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं कि गुड़ अच्छे बनाना, ताकि राजा गुड़ खाकर खुश हो जाएं। पिताजी जो है माताजी से कह रहे हैं कि जब तक राजा यहाँ रहेंगे तुम्हें रोजाना अच्छे से क्या करना होगा, दही बनाना है और फूलों का गुलदस्ता बनाना है, ताकि राजा का मन खुश हो जाए। और हमें तो राजा के जानवर के लिए चारे का भी प्रबंध करना है। तो ये सारी तैयारी चल रही है। अब अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि यहाँ पर सही और गलत के लिए बताना है। तो का नंबर है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो ये बिल्कुल गलत है, नहीं। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे। तो इसके उत्तर में देखेंगे ये भी बिल्कुल गलत है। दक्षिणापथ में 12 शासक थे। तो बिल्कुल सही। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै था। तो इसके उत्तर में हम देखेंगे नहीं, गलत, ये गलत हो जाएगा। अंगा नंबर है जो एहोल पल्लवों की राजधानी थी। तो ये गलत हो जाएगा। और दक्षिण भारत में स्थानीय सभा सदियों तक, जो सभा थी सदियों तक काम करती रही। तो सही। हाँ, अगला प्रश्न है, ऐसे 3 लेखक का नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। तो बाण भट्ट, स्वयंतसांग और रवि कीर्ति, जो ऐसे 3 लेखक हैं जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा। अगला प्रश्न है, इस युग में सैनिक संगठन में क्या बदलाव आए। तो जो बदलाव आए उसको देखेंगे हम कि राजा एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें क्या क्या थे, हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। वे सेनानायक भी रखते थे। राजा जो है सेनानायक भी रखते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इन्हें भूमि दान दिया जाता था। वे दी गई भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। ये सेना नायक सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अगला प्रश्न है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीजें दिखाई दी। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होता था, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि
कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद अनुवांशिक बन गए, जिसका अर्थ है बेटा अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पद पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रही अर्थात युद्ध और शांति के विषय के भी मंत्री थे। स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। इनमें नगर श्रेणी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा और व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। अगला प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ा होगा? तो देखेंगे इसके उत्तर में कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। वह राज सिंहासन पर बैठकर वीणा बजाएगा और कविता पाठ भी करेगा, क्योंकि समुद्रगुप्त को वीणा बजाना और कविता पाठ करना काफी पसंद था। वह एक महान योद्धा की तरह कई युद्ध लड़ेगा और उन युद्ध को जीतने उस युद्ध को उसे जीतना पड़ेगा। प्रश्न 6 है, क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे? इसके उत्तर के कारण बताओ। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि आम लोग प्रशस्तियों को पढ़कर नहीं समझ पाते होंगे, क्योंकि वो संस्कृत में लिखी हुई होती थी। संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, लोगों को समझ में नहीं आता था। आम आदमी सामान्यतः पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए प्रशस्तियों को पढ़ना और समझ जाना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और लोगों को यह भाषा समझ में नहीं आता था। अगला प्रश्न है, अगर तुम्हें अपनी वंशावली बनाना हो तो तुम उसमें किन लोगों को शामिल करोगे? कितनी पीढ़ी को तुम इसमें शामिल करना चाहोगे? चार्ट बनाओ और उसे भरो। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि अगर मैं अपने वंशावली बनाऊंगी तो मैं उसमें 3 पीढ़ियों को शामिल करना पसंद करूंगी। मैं अपने परदादा से शुरू करूंगी, उसके बाद उनके बच्चे यानी कि अपने दादा और उनके भाई, फिर अपने दादा के पुत्र यानी अपने पिता और उनके भाई के बारे में दिखाऊंगी, फिर मैं स्वयं अपने और अपने भाई को शामिल करूंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये परदादा है, फिर दादा और उनके भाई, फिर अपने पिता आ जाएंगे, उनके भाई और खुद को यानी मैं स्वयं और मेरे भाई। लास्ट प्रश्न है कि आज युद्ध का असर जनसाधारण पर किस तरह पड़ता है? तो युद्ध से काफी नुकसान होता है लोगों को, पूरे देश की बर्बादी हो जाती है। तो युद्ध जो है हमारे जीवन में विपत्तिग्रस्त घटना होती है। युद्ध सामान्यतः 2 देशों के बीच में या संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के समूह के बीच लड़ा जाता है, जबकि समान लोगों का युद्ध के पीछे के मुख्य उद्देश्य के प्रति कोई लगाव नहीं होता। वे युद्ध से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बड़ी संख्या में वे लोग युद्ध में मारे जाते हैं जिनका कोई दोष नहीं होता, यानी कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया होता है। तो ऐसे लोगों की भी जान चली जाती है, वे अपना जीवन खो देते हैं। युद्ध अपने पीछे चिल्लाते हुए विधवा और अनाथों को छोड़ जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि युद्ध में किसी के पति मारे जाते हैं, किसी के माँ बाप मारे जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये विधवा और अनाथों को छोड़ जाता है। सभी संसाधन नष्ट हो जाते हैं देश के और विकास पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। फिर से व्यवस्थित होने में बहुत समय लग जाता है। तो हम देखते हैं कि युद्ध का जो असर है वो बहुत ही बुरा होता है, इसलिए युद्ध से किसी भी देश को बचना चाहिए। तो ये प्रश्न एवं उत्तर थे और एक चैप्टर आपका और रह गया है, तो उसे भी मैं पूरा कर दूंगी। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।